आधुनिकता शब्द नवीनता का बोध कराता है। यह एक अनवरत, लगातार और अंतहीन, कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यह सदैव परिवर्तित होते रहता है और प्रत्येक परिवर्तन नए संशयों, सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देता है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तर शिखा पर थी अब रजती कमलिनी कुलवल्लभ की प्रभा। इन पंक्तियों का आशय है आसमान से लालिमा फैलने लगी है। नेक्स्ट, पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। उपयुक्त पंक्तियाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित महाकाव्य विप्रवास के प्रथम सर्ग से ली गई है। यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसकी कथावस्तु का आधार श्रीमद्भागवत का 10वां स्कंध है। इन पंक्तियों में संध्या काल का वर्णन है, अतः विकल्प बी और डी सही है। निम्नलिखित रचनाओं को सुमेलित कीजिए। कौन परे यह बान अरे नित नीर भरी गगरी ढरकावे। किसने लिखा है? प्रताप शाही ने। गुलगुली गिलमे गलीचा है, गुनी जन है चांदनी है, चिक है चिरागन की माला है, पद्माकर ने लिखा है। शेवर सिपाही हम उन राजपूतन के, दान जूद जुर्बे में नेक जे न मुरके, ठाकुर ने लिखा है। उत्तम अभिधा काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी, कहत नवीन देव ने लिखा है। अस्मिता मूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया है? तो हंस पत्रिका का प्रकाशन सन 1930 ईस्वी में बनारस में हुआ था। इसके संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। इस पत्रिका ने अस्मिता मूलक विमर्श को सर्वाधिक संवर्धित किया है, खास तौर पर दलित विमर्श और स्त्री विमर्श को हिंदी की मुख्यधारा की केंद्रित विषय बना देने में हंस पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो। उपयुक्त कथन किसका है? तो शुभसा सितारे हिंद का। उपयुक्त कथन शुभसा सितारे हिंद की है। सितारे हिंद हिंदी और उर्दू दोनों के पक्षधर थे। उन्होंने सन 1945 में बनारस अखबार नामक एक हिंदी का पत्र निकाला, जिसके माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार किया, किंतु इसमें फारसी अरबी शब्दों की भी बहुलता रही थी। उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों में रचनाएं लिखी। मैं कहता आँखिन देगी, तू कहता कागज की लेखी। इस पद में कबीर ने शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को वरीयता दी है। वे कहते हैं कि मैं अनुभवजन्य ज्ञान को महत्व देता हूँ, आँखों देखी बात पर विश्वास करता हूँ और उसी को कहता भी हूँ, जबकि तुम शास्त्र को प्रमाणिक मानते हो और कागज की लिखी बात पर यकीन करते हो। अतः विकल्प 4 सही है। निम्नलिखित में से गीत नाट्य है, तो गीत नाट्य है अग्निलेख और उन्मुक्त। अग्निलेख गीत नाट्य है 1976 में प्रकाशित है, भारत भुवनेश्वर अग्रवाल ने लिखा है। उन्मुक्त गीत नाट्य है 1940 में लिखित, सियाराम शरण गुप्त ने लिखा है। नेपथ राग नाटक है जो 2004 में मीराकांत ने लिखा है। त्रिशंकु नाटक 1973 में ब्रजमोहन शाह ने लिखा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियाँ अंग्रेजी में होंगी? तो अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियाँ अंग्रेजी में होंगी। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति के गठन से संबंधित हैं। अनुच्छेद 346 एक राज्य तथा दूसरे राज्य के बीच की या किसी राज्य या संघ के बीच पत्ररात की भाषा होगी। निम्नलिखित में से प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू भाषा का। फारसी सिफारिश आमदनी, सरकार इत्यादि। अरबी किताब, मौसम, दावत इत्यादि। तुर्की उर्दू, कैंची और कालीन। नेक्स्ट है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि निम्नलिखित काव्यकृतियों का सही अनुक्रम है। तो काव्यकृत प्रकाशन वर्ष कृति कुकुरमुत्ता 1942 निराला, विष्णुप्रिया 1957 मैथिली शरण गुप्त, आंगन के पार द्वार 1961 अज्ञेय, चांद का मुँह टेढ़ा 1964 मुक्तिबोध,
जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? केदारनाथ सिंह का। केदारनाथ सिंह जमीन पक रही है, अकाल में सारस, अभी बिल्कुल अभी, यहाँ से देखो इत्यादि। नागार्जुन युगधारा, शतरंगे पंखों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार बाहों वाली इत्यादि। नरेश मेहता वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, संशय की एक रात, महाप्रस्थान इत्यादि। केदारनाथ अग्रवाल फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल, युग की गंगा, लोक और अलोक इत्यादि। अंधेरे में कविता संबंधित कौन सी टिप्पणी रामविलास शर्मा की है? अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्यम वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य कैसे स्थापित करे। मुक्तबोध की मुख्य समस्या है अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित करना। लिखी में से तादात्म्य स्थापित करना। अंधेरे में कविता संबंध में रामविलास शर्मा कहते हैं कि मुक्तबोध की कविता मजदूर किसान अनुपस्थित है, इसे मुक्तबोध की मुख्य समस्या के रूप में देखते हैं। उनकी समझ में ऐसी समस्या अपने वर्ग को छोड़कर दूसरे वर्ग के तादात्म्य स्थापित करने से आती है। मध्यम वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य स्थापित करना ही अंधेरे में कविता की मूल समस्या है, अतः विकल्प ए और डी सही है। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। सरहपा 769 ईस्वी, दोहा कोश लुइपा 773 ईस्वी, लुइपात गीतिका, पुष्पदंत 10वीं शती, महापुराण जय कुमार चरिव, जशहर चरिव, अद्दहमाण 12वीं शती, संदेश राशक। निम्नलिखित में से डायरी साहित्य है। प्रवास की डायरी डायरी साहित्य है, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है, जबकि दिल्ली मेरा परिदेश डायरी साहित्य रघुवीर शाह ने लिखा है। एक साहित्यिक की डायरी निबंध है, मुक्तबोध ने लिखा है। ऋण जल धनजन रिपोर्टाज है, फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। दंडी का समय है 7वीं शती, इनका ग्रंथ है काव्यदर्श। आनंदवर्धन ने 9वीं शती में इनका समय है, इनकी रचना है धन्यलोक। कुंतक 10वीं और 11वीं शती, वक्रोक्त जीवितम इनका ग्रंथ है। रुय्यक 12वीं शती, अलंकार सर्वस्व इनका ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो मगही। हिंदी के अंतर्गत आने वाली 5 उपभाषाएं एवं 18 बोलियों का विवरण है। तो पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कौरवी, ब्रजभाषा बुंदेली, हरियाणवी, ब्रांगड़ू, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी पश्चिमी हिंदी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी मालवी। पहाड़ी कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। बिहारी हिंदी है मैथिली, मगही और भोजपुरी। भाषा ठीक करने से पहले मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो वह चाणक्य का। चाणक्य भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। वर रुचि अत्याचार की चिंगारी साम्राज्य का हरा भरा कानन दग्ध कर देगी। चंद्रगुप्त संसार भर नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आज आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। राक्षस चाणक्य विलक्षण बुद्धि का ब्राह्मण है, उसकी परख प्रतिभा कूट राजनीति के साथ रात दिन कैसे खिलवाड़ किया करती है। जह पंखी के निडर होई कहे विरह के बात, असोई पाखी जाय री तरवर होई निपात। व्यात्मकता के अतिरिक्त उक्त पंक्तियों में व्यक्त भाव की क्या विशेषता है? इसमें विरहताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। उत्तर 3 प्रस्तुत पंक्तिमाला मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत काव्य के नागवती वियोगखंड से ली गई है। अपने विरह काव्य का वर्णन करते हुए नागवती कहती हैं कि मैं जिस पंछी के पास जाकर अपनी विरह व्यथा सुनाती हूँ, वही पंछी मेरी विरह अग्नि की ज्वाला से जलकर भस्म हो जाता है और उस वृक्ष के सारे पत्ते जल जाने के कारण वह पत्तेहीन हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि इन पंक्तियों में ऊहात्मकता के अतिरिक्त विरहताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। और नेक्स्ट है, आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है? तो जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करे वो क्या है? ध्वनि है। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ध्वनि
काव्य के संबंध उनका मत है, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्ज कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करे, अर्थात जिस काव्य में वाचार्थ से अधिक चमत्कारपूर्ण व्यंग्यार्थ होता है वही ध्वनि काव्य होता है। इनमें से कौन सा अलंकार सदृश मूलक है? इनमें से कौन सा अलंकार सदृश मूलक है? तो व्यतिरेक और उत्प्रेक्षा। सदृश मूलक उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, संदेश आदि, जबकि वैषम एवं विरोध मूलक है असंगत, विषय, विरोधाभास आदि। क्रम या श्रृंखला मूलक है कर्णमाला, एकावली, सार आदि। न्याय मूलक है यथासंख्य, काव्यलिंग, तद्गुण आदि। कर्ण कार्य संबंधी है विभावना, हेतुप्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि। निषेध मूलक है व्यतिरेक, विनोक्ति, अभुनत आदि। गुणार्थ प्रतीत मूलक है प्रयोक्ति, समासोक्ति आदि। नेक्स्ट है श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्तबोध के सही कथन कौन से हैं? ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है। श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। श्रद्धा और ईड़ा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के प्रमुख पात्र हैं। कामायनी एक पुनर्विचार में मुक्तबोध ने इन पौराणिक पात्रों को उनकी परंपरागत सत्ता से अलग हटकर विशुद्ध मानव चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने एक ओर जहां ईड़ा के संबंध में लिखा है कि ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है, वहीं श्रद्धा के बारे में लिखते हैं कि श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ अप्रकाशित होता है उसे कहते हैं कारक। कारक के संबंध में निम्नलिखित विद्वानों की परिभाषा। पंडित कामता प्रसाद गुप्त ने कहा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ संबंधित होता है उसे कारक कहते हैं। पंडित किशोरी दास ने कहा है कि क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। पृथ्वीनाथ पांडे ने कहा है कि कारकों द्वारा संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है। कारकों प्रसंग के चिन्हों को विभक्त कहते हैं। उर्वशी के तृतीय अंग के आधार पर कौन से कथन सही हैं? शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। सी। उर्वशी कहती है यह देह भाव भ्रांति है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य नाटक है। 1961 में प्रकाशित इस नाटक में दिनकर जी ने उर्वशी और पुरुरवा के प्राचीन आख्यान को आधार बनाकर उसे नए ढंग से प्रस्तुत किया है। इस कृति के लिए उन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह नाटक 5 अंकों में विभक्त है। तृतीय अंक के आधार पर ए और सी सही है। नेक्स्ट है रस के संबंध में ब्रह्मानंद की कल्पना का मूल स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। रसो वैसा कहकर इस उपनिषद में ब्रह्मा को ही आनंद का रस रूप बताया गया है। जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति सर्वोपर होती है वैसे ही नाटक में रस की महत्ता सर्वाधिक होती है। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभव तथा व्यवचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। काव्य पठन, श्रवण अथवा अभिनय दर्शन से जो अलौकिक आनंद उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। रस की उत्पत्ति काव्य नाटक में वर्णित मनोविकार अथवा भाव से होती है। विभिन्न प्रयत्न अथवा संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती रहती है, जिसका अनुभव पाठक अथवा श्रोता अथवा दर्शक में होता है। ये आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट है उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है, क्या लिखा है कि आचारहीन और वेद विरोधी लोग अज्ञानी और सन्यानी कहलाए। और नेक्स्ट है पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पीटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य, इनमें 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। उत्तरकांड में कलयुग के संबंध में तुलसीदास लिखते हैं कि निराचार जो श्रुत पथ त्यागी, कलयुग सोय ज्ञानी सुविरागी, अर्थात जो आचारहीन और वेद विरोधी वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं, कलयुग में वही ज्ञानी और सन्यासी कहलाएगा। जोबरन धाम तेल कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवारा, है ना।
मुई गृहपति संपत्ति नासी मूढ़ मुड़ाए होय सन्यासी। अर्थात तेली, कुम्हार, चंडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। निम्नलिखित में से विरोधी परिवेश पर आधारित कौन से उपन्यास हैं? कौन से उपन्यास हैं? आइए लिखते हैं। कौन से उपन्यास हैं? परिशिष्ट और चक्रव्यूह। परिशिष्ट IIT जैसे तकनीकी शिक्षा संस्थानों में दलित विरोधी वातावरण, गिरिराज किशोर। चक्रव्यूह, इसमें विश्वविद्यालय परिसर, श्रवण कुमार गोस्वामी की वास्तविकता का अंकन है। नेक्स्ट है वे दिन, एक भारतीय प्रवासी यात्रा की कहानी है, निर्मल वर्मा। सफ़र के साथी, भारतीय और पाश्चात्य परिवेश के कारण उत्पन्न समस्याएं, सुनीता जैन ने लिखा है। प्रकाशन वर्ष की दृश्य काव्यकृतियों का सही क्रम है: आंसू 1925, पल्लव 1926, स्वप्न 1929, साकेत 1931। आंसू जयशंकर प्रसाद, पल्लव पंत, स्वप्न रामनरेश त्रिपाठी, साकेत महेश्वर गुप्त। तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं, न एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। कबीर के संबंध में रामचंद्र शुक्ल के कथन: तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। प्रतिभा उनमें कबीर में बड़ी प्रखर थी। कबीर अन्य निर्गुण संतों के द्वारा रागात्मकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ रही। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया है वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ है, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। रामविलास शर्मा कृत महावीर द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल है 1977। प्रकाशन और रामविलास शर्मा की रचनात्मक कृतियाँ 1977, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1965, भारत की भाषा समस्या 1972, निराला की साहित्य साधना द्वितीय खंड 1982, कथा विवेचन और गद्यशील। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या? राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो का? विश्व में रमे हुए सभी कभी नहीं हो कहीं हो क्या? राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? जब निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तब निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे। तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित महेश्वर गुप्त ने राम के विषय में यह काव्योक्ति किस काव्य में लिखी है? तो साकेत में। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे। तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। साकेत। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है आवन और अंबर तल में। पंचवटी। नारायण नारायण साधु नर साधना। इंद्र पद में भी उसी इंद्र पद ने भी की उसी की शुभ आराधना। गूंज उठी नारद की बीड़ा, स्वर ग्राम में पहुँचे विचरते वे वैजयंती धाम में। साधन सहज नहीं आप योगियों की भी आशा फिर क्या? सर्वसाधारण के लिए राम सो कृपा करे सो पार करे उनको। विश्वप्रिया। किस आचार्य ने शक्ति व्यवहार आज से प्राप्त निपुणता तथा काव्याज्यो शिक्षा प्राप्त कर किया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना है? मम्मट ने। काव्य का हेतु माना है तो मम्मट ने। किस आचार्य ने? हाँ आगे है काव्य हेतु संबंध में आचार्यों को मत। शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्यात वक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षा अभ्यास इति हेतुस्तु दुदुभवे। काव्य प्रकाश है मम्मट का। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रजा हवन्यांतांक लोचन अभिनय गुप्त। प्रतिभा त्युत्पत्ति मिश्र संवेद श्रेष्ठो इति काव्य मीमांसा राजशेखर। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए।
है ना। कामायनी पुनर्विचार 1961, मुक्तिबोध आधे अधूरे साक्षात्कार 1966, नेमचंद जैन। अधूरे साक्षात्कार 1966, नेमचंद जैन। इतिहास और आलोचना 1957, नामवर सिंह। प्रेमचंद और उनका युग 1952, रामविलास शर्मा। प्रश्न काल प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कथनों का सही क्रम है। परीक्षा गुरु 1982, श्रीनिवास दास गोदान 1936, प्रेमचंद। शेखर एक जीवनी 1941, अज्ञेय तमस 1973, भीष्म साहिनी। मैं भावना में एक वर्ण किया, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र का जिसके प्रति है? तो मल्लिका का अंबिका के प्रति। यह संवाद मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन से ली गई है। इस नाटक के प्रथम अंक में मल्लिका अंबिका से कहती है कि मैं जानती हूँ माँ, अपवाद होती है तुम्हारे दुख की बात भी जानती है, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। अतः विकल्प 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है? सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध। रसात्मक बोध के विविध रूप, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र और काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित निबंध है, जबकि सौंदर्यबोध और शिवत्वबोध निबंध अज्ञेय की है। प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? किसी संचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति के से प्रेरित और अभिभूत होकर। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के जन्मदाता एवं आद्य आचार्य प्लेटो एक आदर्शवादी दार्शनिक हैं। उन्हें ईश्वर की सत्ता में अडिग विश्वास है तथा वे सांसारिक पदार्थों को मिथ्या मानते हैं। उनका कहना है कि एक समर्थ कवि किसी संचेष्ट कलात्मक प्रेरणा के अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर काव्य रचना करता है। विकल्प सही है। कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचना की समीक्षा कृति है? परमानंद श्रीवास्तव। परमानंद श्रीवास्तव। आलोचना आलोचक। कवि कर्म और काव्य भाषा 1975, नई कविता का परिप्रेक्ष्य 1968, उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा 1976, समकालीन कविता का व्याकरण 1980, शब्द और मनुष्य 1988 इत्यादि। यह परमानंद श्रीवास्तव की आलोचना है, आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। मलयज के है कविता से साक्षात्कार 1979, संवाद और एकलाप 1984, मलयज। हिंदी नवलेखन 1960, भाषा और संवेदना 1964, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्याएं 1968, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ 1959, हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास 1986 इत्यादि रामस्वरूप चतुर्वेदी की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। प्रभाकर क्षेत्री की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं सुमन, मनुष्य और सृष्टा 1972, प्रसाद का साहित्य प्रेम तात्विक दृष्टि 1975, कविता की तीसरी आँख 1980, संवाद 1982 आदि। भीष्म साहिनी कृत तमस उपन्यास का कथानक किस प्रमुख विषयों पर केंद्रित है? तो विभाजन की त्रस्ती पर, विभाजन की त्रासदी पर और सांप्रदायिक विद्वेष पर। भीष्म साहिनी के तमस उपन्यास में 1947 ईस्वी के मार्च अप्रैल में हुए सांप्रदायिक भीषण दंगे की 5 दिनों की कहानी को आधार बनाया गया है। अतः विकल्प ए और डी सही है। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है शमशान। भारतेंद्र हरिश्चंद्रकृत अंधेर नगरी नाटक 6 दृश्यों में विभक्त है। विवरण है: प्रथम वाह्य प्रांत, दूसरा बाजार, तीसरा जंगल, चौथा राजसभा, पांचवा अरण्य, छठवां शमशान।
नेक्स्ट है, भारतीय युग में एक और जहाँ भक्ति और रीत काल के संस्कारों की प्रधानता थी, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण समाज में नई चेतना का विकास हो रहा था। उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की विसंगतियां अपने चरम पर थीं, अतः स्थापना एक और दोनों सही है। द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं तो समाज सुधार और इतवितात्मकता। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं: समाज सुधार, इतवितात्मकता, देशभक्ति, बुद्धिवाद का प्रधान, स्वच्छंद प्रकृति चित्रण, अनुवाद की प्रवृत्ति, नवीन साधारण विषयों का चयन, भाषा का परिवर्तन आदि। गीत काव्य की प्रचुरता, छायावाद की प्रवृत्ति है। आज शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के कारण हैं, बिंदु और बीज। कथा विन्यास के 3 अर्थ हैं: अर्थ प्रकृति, अर्थ कार्यवस्था, कथा विन्यास के 3 आधार हैं: अर्थ प्रकृति, कार्यवस्था और संधियाँ। अर्थ प्रकृति: बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और काल। कार्यवस्था: प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम। संधियाँ: मुख्य, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श या अवमर्श और निर्वहन। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? तो व्याकरण संबंधी। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन हेमचंद द्वारा रचित व्याकरण संबंधी ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त 63 शलाखा, पुरुष चरित, देशी नाम वाला कोश तथा कुमार पाल चरित आदि इसके प्रसिद्ध कृतियां हैं। भारत भारती के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो भारत भारती की रचना मुसद्द से मुद्दो जजने इस्लाम और गुरु जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी भी हैं। भारत भारती की रचना मुद्दत से मुद्सो जश्न इस्लाम की प्रेरणा से हुई है। भारत भारती के लेखक महर्षि शरण गुप्त हैं। भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से भी प्रभावित थे, जो दोनों कथन सही हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है: श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 महादेवी वर्मा, अशोक के फूल 1948 हजारी प्रसाद द्विवेदी, अर्धनारीश्वर 1952 रामधारी सिंह दिनकर, शीरीष की याद आई 1995 विद्यानिवास मिश्र। शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो अभिधा। शब्द शक्ति मूलतः 3 प्रकार की होती है। अभिधा: शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा: मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजन को लेकर जिस शक्ति का मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अन्य अर्थ लक्षित करे वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लक्षण के मुख्यार्थ भेद 6 भेद हैं: गौड़ी लक्षणा, शुद्ध लक्षणा, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, सरोप्य लक्षणा और सद्यवासना लक्षणा। व्यंजना: मुख्यार्थ और लक्षार्थ से भिन्न अर्थ की प्रकृति होने पर व्यंजना शक्ति होती है। इसके 2 भेद हैं: शब्दी व्यंजना और अर्थी व्यंजना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उपन्यासों को उसके संबंधों से सुमेलित कीजिए। है ना, तमस 1973 भीष्म साहिनी। इसके पात्र हैं रिचर्ड मुराद अली और वान प्रस्थी जी इत्यादि। राग दरबारी 1967 श्रीलाल शुक्ल, रंगनाथ वैद्य जी प्रिंसिपल साहब इत्यादि इसके पात्र हैं। महाभोज 1979 मन्नू भंडारी, शुक्ल बाबू, दा साहब विशेषर इत्यादि। झूठा सच भाग 1 1958, भाग 2 1960 यशपाल ने लिखा है। तारा, कनक, उर्मिला, जयदेवपुरी, प्राणनाथ इत्यादि इसके पात्र हैं। पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथ, आगे मैं सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ। उपयुक्त पंक्तियों में कबीर का कहना चाहते थे, लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। इस पद में कबीर कहते हैं कि मैं तो लोक परंपरा का अनुसरण करते हुए लोक और वेद का अनुकरण कर रहा था, क्योंकि मुझे उचित अनुचित का कोई विवेक न था। किंतु आगे मुझे सद्गुरु मिल गया, उन्होंने मेरे हाथ में ज्ञान का दीपक दे दिया,
जिसके प्रकाश में मैं अपने मार्ग का संधान कर अपने लक्ष्य पर पहुंच सका। अर्थात गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से ही व्यक्ति अपने लिए उचित मार्ग की खोज पाता है। गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? दूसरों के मानसिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। गीत फरोश भवानी मिश्र का काव्य संकलन है। इस कविता में वे काव्य की व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूं मगर लाचार हार का गीत बेचता हूं। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूं। अर्थात गीत बेचना, अपनी कला को बेचना तो पाप है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ करने के लिए अथवा अपनी जीविका चलाने के लिए कई दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए विवश है। अब है काव्य शोभा को बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जैसे अलंकरण आभूषण धारण करने से शरीर की शोभा बढ़ती है, वैसे ही अलंकार के प्रयोग से काव्य में चमक उत्पन्न हो जाती है। अलंकार सौंदर्य की वृद्धि करता है, लेकिन सौंदर्य की सृष्टि नहीं करता। यदि शव को गहने पहना दिया जाए तो वह सुंदर नहीं हो सकता। अर्थात स्पष्ट है कि अलंकार काव्य का सर्वस्व नहीं होता और केवल अलंकार से ही कविता कामनी या आंतरिक और वाह सौंदर्य को नहीं निखारा जा सकता। उर्वशी पर लिखी गई, जिसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया है उर्वशी धर्मवीर भारती। किसने लिखा है? तो धर्मवीर भारती ने लिखा है। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर कृत उर्वशी पर भगवत शरण उपाध्याय ने एक समीक्षात्मक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने दिनकर जी पर अनेक आरोप लगाए, जैसे कथा सूत्र की चोरी का आरोप, भाषा संबंधी अज्ञानता का आरोप, असंगत बिंब विधान का आरोप। इन आरोपों के कारण ही उनकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था। कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा है कि ऐसा न कोई शब्द है, न अर्थ है, न न्याय और न कला जो काव्य का अंग नहीं बन सके। भामह ने कवि कर्ण को बहुत बड़ा दायित्व मानते हुए भामह काव्य अलंकार में लिखते हैं कि न स शब्दों न तद वाक्यम न स न्यायो न स कला जायते यत्र काव्यांगमहो मगे महान कवे। अर्थात वह शब्द नहीं, वह न्याय नहीं, वह अर्थ नहीं, वह कला नहीं जो काव्य का अंग न बनती हो। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनसे संबंध लेखकों से सुमेलित कीजिए। हादसे 2005 रमणिका गुप्ता, मुड़ के देखता हूँ 2001 राजेंद्र यादव, शिकंजे का दर्द 2012 सुशीला टाक भौरे, जूठन 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि। निश्चय का संबंध किस विचारधारा से है? तो अस्तित्ववाद से। अस्तित्ववाद निश्चय किरकेगाद और दास्तावस्की। मनोविश्लेषणवाद फ्रायड और जाक लका युंग। उत्तर आधुनिकतावाद फ्रांसुआ लियोत्योर, जाक देरिडा, रोला बर्थ। मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स। आवारा मसीहा किस साहित्य की औपन्यासिक जीवनी है? शरत चंद्र। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा बांग्ला साहित्यकार शरत चंद्र की जीवनी पर आधारित है। इसका प्रकाशन 1974 में हुआ। कालरिज के अनुसार कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है। सार्वजनिक शक्ति की सहायता से ही वह वाक्य रचना को हृदयग्राम बनाने में समर्थ होता है। कल्पना में वैज्ञानिक सुशृंखला नहीं होती है। निम्नलिखित ग्रंथों का सही क्रम है। पोएटिक्स अरस्तु 384 से 322 ईसा पूर्व। लिटरेरिया बायोग्राफिया कालरिज 1722 से 1834। एथेटिक्स क्रोचे 1866 से 1952। द सेक्रेड वुड इलियड 1888 से 1956। बिंब के अनिवार्य तत्व हैं बी और डी, कल्पना और इंद्रियता। काव्य में बिंब को वह शब्दचित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। बिंब के 3 अनिवार्य तत्व हैं: कल्पना, इंद्रियता अथवा भाव
किस विद्वान ने कहा है कि बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे? जॉर्ज गियर्सन। तुलसीदास के संबंध में कथन है। कथनकार: बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। जॉर्ज गियर्सन। तुलसीदास का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया और यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित में से हिंदी की यात्रा वृत्तांत हैं। आखिरी चट्टान। आखिरी चट्टान, अरे यायावर रहेगा याद। ये दोनों जो है हिंदी की यात्रा वृत्तांत। अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत 1953 में अज्ञे ने लिखा है। आखिरी चट्टान यात्रा वृत्तांत 1953 में मोहन राकेश ने लिखा है। याद हो कि ना याद हो संस्मरण 1992 में काशी नासिक ने लिखा है। जिनकी याद हमेशा रहेगी संस्मरण 1992 में अमृत राज ने लिखा है। निम्नलिखित विचारधाराओं को उनसे संबद्ध लेखों से सुमेलित कीजिए। मार्क्सवाद एंगेल्स, अस्तित्ववाद काफ्का, मनोविश्लेषणवाद युग, उत्तर आधुनिकतावाद रोला बर्थ है। अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कहा है। नेक्स्ट है अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कहा था। बाल मुकुंद गुप्त की प्रमुख कृतियां हैं शिव शंकु चिट्ठी, उर्दू बीबी के नाम चिट्ठी, हरिदास खिलौना, खेल तमाशा, बाल मुकुंद गुप्त निबंधावली आदि। उन्होंने अखबार चुनार, कोहिनूर दोनों उर्दू अखबार, भारत प्रताप उर्दू मासिक और भारत मित्र बंगवासी आदि पत्रों का संपादन भी किया। तलाकशुदा माता पिता की संतान मानसिकता पर आधारित उपन्यास है तो वह आपका बंटी। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित है आपका बंटी 1971 मन्नू भंडारी। राजनीति और उससे जुड़े अपराधों का यथार्थ चित्रण महाभोज में 1979 में मन्नू भंडारी। दाम्पत्य जीवन और उसकी विसंगतियों का चित्रण अंधेरे बंद कमरे 1961 में राकेश। टूटती हुई नैतिक रूढ़ियों के बीच नीति के मूल स्रोत की खोज शेखर एक जीवनी 1941 अज्ञे ने कहा है। ठीक, नेक्स्ट है आकाश प्रमुख प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। आइए देखते हैं। उसने कहा था 1915 चंद्र शर्मा गुलेरी। आकाशदीप 1929 जयशंकर प्रसाद। ईदगाह 1933 प्रेमचंद। परिंदे 1990 निर्मल वर्मा। मिश्र वाक्य में इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। यह किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक वाक्य और दूसरा वाक्य आश्रित उपवाक्य होता है। प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्य में जोड़ने के लिए है कि जो क्योंकि जैसे वैसे जब तब जितना उतना यदि तो आदि का प्रयोग किया जाता है। इस वाक्य में इस मेले का मुख्य उद्देश्य प्रधान वाक्य है जबकि व्यापार की वृद्धि हो यह आश्रित उपवाक्य है। अतः यह वाक्य मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित कौन से कथन रामविलास शर्मा के हैं? तो साहित्य की प्रसारात्मकता। साहित्य की प्रसारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है। पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। रामविलास शर्मा की कथन है साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है। पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता है। रामविलास शर्मा की कृतियां हैं प्रेमचंद 1941, भारतेंदु 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1953, भाषा और संस्कृत 1954, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना 1955, लोक जीवन और साहित्य 1955, साहित्य और राष्ट्रीय साहित्य 1956, मानव सभ्यता का विकास 1956 आदि। निम्नलिखित मिथकी कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए।
प्रमुख गाथा धर्मवीर भारती, जय भारत 1952 मैथिली शरण गुप्त, आत्मजयी 1965 कुंवर नारायण, संशय की एक रात 1962 राम नरेश। हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन की प्रथम अंक अक्टूबर 1973 ईस्वी के आवरण पृष्ठ पर किया है। उसके बाद सन 1875 ईस्वी में मासिक पत्र हरिश्चंद्र चंद्रिका के फारसी अंक में उपन्यास शब्द का प्रयोग किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? तो गिलक्राइस्ट। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। जॉन गिलक्रिस्ट इस कॉलेज के हिंदुस्तान के प्रथम प्रोफेसर थे। इन्होंने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। इनकी प्रेरणा से ही लल्लूलाल ने प्रेम सागर और सदन मिश्र ने नास्कृतोपाख्यान नामक ग्रंथ की रचना की थी। प्रकाशन की दृष्टि से भीमसाहिनी ने नाटकों का सही अनुक्रम है। तो आइए देखते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भीमसाहिनी ने नाटकों का सही क्रम हनुस 1977, माधवी 1985, रंग दे बसंती चोला 1998, आलमगीर 1999 है। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है उर्वशी और झरना। एक काव्य है उर्वशी चंपू काव्य है, 1909 में जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। झरना काव्य है जो 1918 में जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया। तितली उपन्यास है 1934 में प्रसाद द्वारा लिखा गया। इरावती उपन्यास अपूर्ण जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? तो टेढ़े मेढ़े रास्ते और यही बस टेढ़े मेढ़े रास्ते राजनीतिक उपन्यास है, 1946 में भगवती चरण वर्मा ने लिखा है। बाण भट्ट की कथा ऐतिहासिक है जो 1946 में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा गया। पुनर्नवा ऐतिहासिक है, 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा गया। वैशाली की नगरबुद्धि ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक है, 1948 में चतुर्सेन शास्त्री ने लिखा। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का अनुक्रम है। तो केशव 1955, इनकी रचना है। कविप्रिया 1601, रसप्रिया 1591, वीरदेव सिंह चरित 1607, रतन बावनी 1607, विज्ञान गीता 1610, जहांगीर जसचंद्रिका 1612। सेनापति 1589, कविता रत्नाकर 1689, काव्य कल्पद्रुम। बिहारी 1595, बिहारी सस्सई। भूषण 1613, शिवराज भूषण 1673, शिवा भावनी 610। निम्नलिखित का पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। पंडित साल सत्य बखाणे देहि बुद्धि बसंतण जाने, सरापा 18वीं शती। 12 बरिस ले कुकर जीवे और 13 ले जिये सियार, झकनिक 13वीं शती। बड़ कौशल तु राधे किनल कन्हाई लोचन आधे, विद्यापति 1350 में। जाति आँछा पाति ओछा जन्म हमारा, रैदास 1376 में। प्रेमचंद की किन कहानियों में देशी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है? रियासत का दीवान और शतरंज के खिलाड़ी। प्रेमचंद की कहानी रियासत का दीवान और शतरंज के खिलाड़ी में देशी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है। पंचपनेश्वर कहानी ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित है, जबकि बड़े भाई साहब कहानी में दो भाइयों के परस्पर संबंध, अधिकार और तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था का सोच चित्रण किया गया है। निम्नलिखित में से व्यंग रचनाएं कौन सी हैं? तो जीप पर सवार इलिया, अपनी अपनी बीमारी।
नेक्स्ट है जीव पर सवाल रिया व्यंग है 1971 में शरद जोशी द्वारा लिखा गया। अपनी अपनी बीमारी व्यंग 1972 में हरशंकर प्रसाई द्वारा लिखा गया। भूलने के विरुद्ध निबंध है 1990 रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखा गया। निषाद बांसुरी निबंध है 1973 में कुबेर नाथ राय ने लिखा है। अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किन अर्थों में की है? धर्म परक और राजनीतिक। विरेचन के लिए अरस्तु ने कैथरासिस शब्द का विवेचन के लिए अरस्तु ने कथारसिस शब्द का प्रयोग किया है। इसका शाब्दिक अर्थ है शुद्ध करना, परिष्कृत करना आदि। काव्य शास्त्र के संदर्भ में विरेचन का अर्थ है भावों अर्थात विचारों को शुद्ध करना। अरस्तु का मत था कि जिस प्रकार औसत से शारीरिक विकार शुद्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार काव्य से मनुष्य के विचार शुद्ध परिष्कृत हो जाते हैं। उन्होंने लिखा है कि त्रासदी करुणा तथा त्रास के कृत्रिम उद्वेग द्वारा मानव वास्तविक जीवन की करुणा और त्रास का निष्कासन करती है। अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने 3 अर्थों में की है: धर्मरक्षक, कलापालक और नीतिपरक। निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे के बाहर कर देती है? तो कहानी है वापसी। उषा प्रियव्रत की कहानी वापसी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है। अवकाश ग्रहण करने के बाद गजाधर बाबू का अपने ही घर में फालतू या पराया हो जाने के बोध और उससे उत्पन्न पीड़ा का मार्मिक अभिव्यक्ति इस कहानी में की गई है। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग हिंदू समाज के उन समुदायों के लिए किया था जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत माने जाते थे, जबकि दलित उन्हें माना जाता है जो जन्म से अवर्ण हैं, जिन्हें हिंदू समाज में व्याप्त वर्ण व्यवस्था के अनुसार शुद्ध माना जाता है। अतः उन्हें जो अछूत समझे जाते हैं। स्पष्ट है कि दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्ति मनुष्य गांधी का हरिजन नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर दलित साहित्य के प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। दलित साहित्य के मुख्य बाबा साहब आम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। अतः इन दोनों विकल्पों में स्थापना गलत है, जबकि तर्क आर सही है। अंधा युग के निम्नलिखित संवादों को उसके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो आइए देखते हैं। वध मेरे लिए नहीं नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि अश्वत्थामा। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ झूठ थी सारी अनिवार्यता भविष्य की वृद्ध याचक। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। युयुत्सु गूंगे के सिवा आज कौन बोलेगा मेरे जय धृतराष्ट्र। निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है धरती धन्ना अपना यथा प्रस्तावित। धरती धन्ना अपना 1992 दलित जीवन जगदीश चंद्र। यथा प्रस्तावित 1982 दलित जीवन गिरिराज किशोर। ठीकरे की मंगनी 1989 नारी जीवन नसीरा शर्मा। कठगुलाब 1999 नारी जीवन मृदुला गर्ग। कीने हुकोरी के जतन अब कहि काढ़े कौन, भो मन मोहन रूप मिल पानी में को लौन। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है। नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लवण पानी में नमक की तरह घुल गया है। बिहारी लाल द्वारा रचित इस दोहे में नायिका कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम के व्यक्त करते हुए कहती है कि जिस प्रकार पानी में नमक घुल जाता है, उसी प्रकार मेरे हृदय रूपी सरोवर में कृष्ण का लवण घुल गया है। अब कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, पर जैसे पानी से नमक को अलग करना असंभव है, वैसे ही मेरे हृदय से कृष्ण का प्रेम मिटाना असंभव है। अतः इस दोहे के संबंध में विकल्प 1 और 2 सही है।
अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिषद वादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो पहला गिरमिटिया 1999 में लिखा गया है। यह गांधी जी के जीवन संघर्ष पर केंद्रित और अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिषदों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किया गया है। जुगलबंदी यह भी गिरिराज किशोर ने लिखा है, जो 1973 में। इसमें अंग्रेजी साम्राज्य के साथ ढहती हुई सामंतशाही और नए सत्ताधीशों के रूप में कांग्रेस के उदय का चित्रण किया गया है। परिशिष्ट 1984 IIT जैसे राजनीतिक शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तीसरी सत्ता 1982 पति पत्नी के बीच अपने वाले तीसरे व्यक्ति के कारण दोनों के बीच उत्पन्न मानव को कथा का आधार बनाया गया है। सिद्धों के से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं? ए और सी। ब्रजयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। सी। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। हिंदी साहित्य के इतिहास में शुक्ल जी सिद्धों के संबंध में लिखते हैं कि ब्रजयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस मासुक दशा की प्राप्ति मानी गई है। इसे आनंद स्वरूप ईश्वर ही समझिए। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए हैं: शून्य, विज्ञान और महासुख। सिद्धों के साहित्य के संबंध में शुक्ल जी लिखते हैं कि उनकी रचनाओं का जीवन स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोट में नहीं आ सकती। आचार्य शुक्ल के इन कथनों के आधार पर विकल्प ए और सी सही है। सर्व सुख नामक अग्रवाल बनिया किस कथा की किस उपन्यास में सम्मिलित है? तो देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी। नेक्स्ट है देवरानी जेठानी की कहानी के लेखक पंडित गौरीदत्त और इसका प्रश्न 1870 ईस्वी में हुआ है। इस उपन्यास में सर्व सुख नामक बनिया मुंशी टिकट नारायण तथा हर सहाय काबली नामक शहर की अमीर सुख की बड़ी बेटी पार्वती और छोटी बेटी सुखदेई, बड़े दौलत राम और छोटे का नाम छोटे पुकारने के कारण छोटे पड़ गया। इस सब की कथा वर्णित है। इन सब की कथा वर्णित। भरत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का इनमें से कौन सा समूह सही है? वेपुथ, वैवर्ण, अश्रु, रोमांच और स्तब्ध। बिना किसी बाहरी प्रयत्न के स्वतः उत्पन्न होने वाले चेष्टाएं सात्विक अनुभव कहलाती हैं। इसे आत्मज भाव भी कहते हैं। भरत मुनि के सात्विक भावों की संख्या 8 मानी है। पहला है वेपुथ, वैवर्ण, अश्रु, रोमांच, स्तब्ध, स्वेद, स्वर भंग, प्रलय आदि। साधारणीकरण की निम्नलिखित कथाओं को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित प्रतिपादकों से सुमेलित कीजिए। रस स्वाद में वासनात्मक तथा स्थिर मनोवृत्ति इसके द्वारा चरित्र की शिष्ट होती है। साधारणीकरण उनका साधारणीकरण कहलाता है। जय शंकर प्रसाद। काव्य प्रसंग या रस के समस्त अवयवों का मनोविज्ञान के अधिक अनुकूल है। नगेंद्र। लोक हृदय की यह सामान्य अंतर्भूमि परख है, कल्पित या कृत्रिम नहीं है। रामचंद्र शुक्ल। जब चमत्कारिक अर्थ मर जाता है, साधारणीकरण का यही अर्थ है। अज्ञेय। निम्नलिखित क्रांतिकारी कविताओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। कैदी कोकिला, माखनलाल चतुर्वेदी। जवानी, बाढ़ की शर्मा नवीन। हिमांत तुंग सिंह से जयशंकर प्रसाद। अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूत की अवधारणा का सहारा लिया है? तो क्रोचे ने। सहजानुभूत क्रोचे ने, उदात्तवाद लोजाइनस ने, वस्तु समीकरण और निर्वैतिकवाद इलियट ने। धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही है? वे व्यक्ति स्वतंत्र के विरोधी कवि हैं।
धर्मवीर भारती स्वतंत्रता के विरोधी नहीं, क्या सही नहीं है? धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? वे विश्व स्वतंत्र के विरोधी कवि हैं, यह सही नहीं है। धर्मवीर भारती स्वतंत्रता के विरोधी नहीं बल्कि पक्षधर कवि हैं। वे किशोर भावुकता के लेखक हैं। गुनाहों का देवता उपन्यास भावुकता पूर्ण प्रेम की करुणा कहानी है। इसमें चंदर और सुधा का प्रेम काल्पनिक किशोर भावुकता की उपज है। धर्मवीर भारती के प्रायः सभी चर्चित काव्य मिथकों पर आधारित है। अंधा युग, कर्णप्रिया, टूटा पहिया, बृहन्नला आदि काव्य महाभारत और भगवत कथा पर आधारित है। अतः धर्मवीर भारती के संदर्भ में 2, 3, 4 सही विकल्प हैं आदि।